अध्याय ठीक परिणाम। मैं गहरे शून्य में डूबा हुआ था जब अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे गोद से डांटे को लेने की कोशिश कर रहा है। मैं घबरा गया और तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि कोई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक महिला की आवाज मेरे कानों में पड़ी, शांति से, मैं एक मेडिकल स्टाफ हूं। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूं कि आपका बेटा ठीक है या उसे कोई चोट तो नहीं आई। जैसे ही मुझे समझ आया कि वो एक मेडिक है, मैंने उसे डांटे को सौंप दिया ताकि वो उसका पूरा चेकअप कर सके। जब उसने डांटे को अपने पास ले लिया, तब मेरी नज़र कमरे पर पड़ी। पूरा कमरा पुलिस और मेडिकल स्टाफ से भरा हुआ था। हर कोई यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी एक डिटेक्टिव मेरे पास आया और मुझसे पूछताछ करने लगा कि यहाँ क्या हुआ था। डिटेक्टिव की बात से मुझे अचानक सफायर की याद आई और मैंने नीचे देखा, लेकिन वहाँ बस खून में सना हुआ कारपेट था। मैं थोड़ा घबरा गया और चारों तरफ उसे ढूंढने लगा। पुलिस ने मेरी मदद के लिए बताया वो कहाँ है। मैंने देखा कि वो एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस वैन के अंदर लेटी हुई है और मेरे बेटे के साथ है। मैंने तुरंत डिटेक्टिव से कहा कि मैं उसके सवालों का जवाब बाद में दूंगा, पहले मुझे अपनी फैमिली को देखना है। डिटेक्टिव ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि मैं बहुत व्याकुल था और अभी कोई सवालों का सही जवाब नहीं दे सकता था। इसके बाद मैं तेजी से एम्बुलेंस की ओर बढ़ गया। क्या हुआ है इन्हें? क्या ये ठीक हो जाएंगे? मैंने उस मेडिकल स्टाफ से पूछा जो सफायर की जांच कर रही थी। उस महिला ने मेरी ओर देखा और कहा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बस कुछ हल्की खरोंचें हैं, लेकिन फिर भी हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसे अंदरूनी चोट नहीं है। पर यह महिला की माँ है, बहुत ही नाजुक हालत में है, इन्हें बहुत खून बह चुका है और तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। इनकी पसलियां टूटी हुई है और पेट पर कई गहरे कट हैं जिन्हें टांकों की जरूरत है। हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाकर पूरी जांच करनी होगी। मैंने बस चुपचाप सिर हिला दिया। उस समय मैं महसूस कर रहा था कि एम्बुलेंस धीरे धीरे चल रही है। मैं सफायर के दाईं ओर बैठ गया और महिला मेडिकल स्टाफ से डांटे को अपने हाथों में ले लिया। मैं बेहद खुश था कि मेरा बेटा सुरक्षित है, सिवाय कुछ मामूली खरोंचों के, लेकिन सफायर की हालत को लेकर दिल में डर बैठा हुआ था। वो स्ट्रेचर पर इस तरह लेटी हुई थी जैसे जिंदगी की आखिरी कगार पर हो, चेहरा बिल्कुल पीला और बेजान। मैंने इन काली सोचों को अपने दिमाग से झटक दिया। मुझे सकारात्मक सोचना होगा और प्रार्थना करनी होगी कि वो जरूर ठीक हो जाए, अपने 3 साल के बेटे के लिए और मेरे लिए भी। मैं नहीं जानता अगर वो नहीं रही तो मैं अपने बेटे को कैसे अकेले पाल पाऊंगा, कैसे उसे एक अच्छा इंसान बना पाऊंगा। मैं सोते हुए डांटे को अपने सीने से लाकर कसकर पकड़ लिया। उस समय मेडिक उसे एक इंजेक्शन दे रही थी ताकि वो नींद में रहे और उसका आराम से चेकअप किया जा सके। लग रहा था जैसे कई घंटे बीत चुके हों, लेकिन असल में बस 15 मिनट ही हुए थे जब हम अस्पताल पहुंच गए। तभी सब कुछ तेजी से होने लगा। जैसे ही एम्बुलेंस रुकी, उसका पिछला दरवाजा खुला और कुछ डॉक्टर अंदर आए और सफायर को स्ट्रेचर समेत उठाकर तेजी से अस्पताल के अंदर ले जाने लगे। एक नर्स ने बहुत सावधानी से डांटे को मेरी गोद से लिया। 30 सेकंड बाद लिफ्टिंग करती है और जब हम 5वीं मंजिल पर पहुंचते हैं तो दरवाजा खुलता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह खुलता है, नर्स तेजी से हॉलवे में चलने लगती है और सामने काउंटर पर बैठी दूसरी नर्स को हाय कहती है। वह तब तक चलती है जब तक कि वह कमरा नंबर 22 तक नहीं पहुंच जाती और फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और डांटे को गिरे से हॉस्पिटल बेड पर लिटा देती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि वह आरामदायक हो, फिर मेरी ओर मुड़ती है। डॉक्टर थोड़ी देर में आकर इनकी जांच करेंगे, नर्स ने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं बस सिर हिलाकर जवाब दे पाई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मेरा बेटा फिलहाल ठीक है और उसका नाम और उम्र पूछने के बाद वह चुपचाप दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है ताकि डांटे की नींद में खलल न पड़े। मैं जैसे ही बेड की तरफ बढ़ती हूँ, एक फ्लोर से सीलिंग तक लगे आईने के सामने से गुजरती हूँ और खुद को देखती हूँ। मैं बहुत ही बुरी हालत में दिख रही हूँ। मैं किसी भिखारी जैसी लग रही हूँ। मेरे कपड़े सूखे खून से सने हुए हैं और बाल में इतने बिखरे हुए हैं कि जैसे कोई घोंसला बन गया हो। मैं दिशा बदलकर बाथरूम की ओर जाती हूँ ताकि खुद को थोड़ा साफ कर सकूं। मैं अपना चेहरा और हाथ धोती हूँ और उंगलियों से बाल संवारती हूँ।
फिर अपनी नौकरानी को कॉल करके कहती हूँ कि वो मेरे लिए एक नया टी शर्ट और स्वेट पैंट्स अस्पताल ले आए। जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं ठीक हूँ तो उसने वादा किया कि वह जल्दी ही कपड़े लेकर आएगी और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और डॉक्टर का इंतज़ार करने लगती हूँ, साथ ही अपनी नौकरानी का भी जो नए कपड़े लेकर आने वाली है। बैठे बैठे मुझे अचानक अपनी सेक्रेटरी की याद आती है और ये भी कि वह सफ़ायर की छोटी बहन है, तो मुझे लगता है कि उसे अपनी बहन और भांजे के बारे में जानने का हक है। वैसे भी वह सफ़ायर को ढूंढ ही रही थी, इसलिए मैं अपनी जेब से फ़ोन निकालती हूँ और उसका नंबर डायल करती हूँ। फ़ोन में टूट 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 की आवाज़ आती है और फिर मेरी सेक्रेटरी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। मेरा दिन हमेशा की तरह शुरू होता है। मैं सुबह से किसी बजे उठती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ और नहाने चली जाती हूँ। नहाने के बाद मैं अपना चेहरा धोती हूँ, फिर हेयर ड्रायर से बाल सुखाकर बाथरूम से बाहर निकलती हूँ और अपनी अलमारी की ओर जाती हूँ। वहाँ से एक आरामदायक टी शर्ट और लेगिंग्स चुनकर पहन लेती हूँ। फिर किचन की ओर बढ़ती हूँ ताकि अपने और बेथानी के लिए नाश्ता बना सकूँ। किचन में पहुंचकर मैंने सोचा कि आज कुछ आसान सा बनाती हूँ, इसलिए मैंने स्क्रैम्बल्ड एग्स, बेकन और बेक्ड बीन्स बनाए। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो मैंने उसे 2 प्लेट्स में बराबर बांटकर किचन काउंटर पर रख दिया। फिर मैं चूल्हा साफ करती हूँ और फ्रिज खोलकर सेब और संतरे का जूस निकालती हूँ। जब मैं संतुष्ट हो गई कि सब कुछ तैयार है तो मैं किचन से बाहर निकलती हूँ और बेथनी के कमरे की ओर जाती हूँ ताकि उसे उठाया जा सके, क्योंकि जब उसका ऑफिस नहीं होता तब वो खुद से नहीं उठ पाती। जब मैं उसके कमरे में प्रवेश करती हूँ तो देखती हूँ कि वह अभी भी गहरी नींद में अपने बिस्तर पर सो रही है। मैं उसके बिस्तर तक जाती हूँ, अपनी शर्ट की जेब से फ़ोन निकालती हूँ और उसमें अलार्म सेट कर देती हूँ। फिर मैं फ़ोन उसके चेहरे के पास रख देती हूँ और 1 मिनट तक इंतज़ार करती हूँ। थोड़ी देर बाद तेज़ झुंझलाने वाली अलार्म की आवाज़ गूंजती है। बेथनी इतनी बुरी तरह चौंकती है कि वह हसचमे बिस्तर से गिर जाती है और अपने कंबल को भी साथ घसीट लेती है। मैं देखती हूँ कि उसका सिर धीरे से ऊपर आता है और वह घबरा कर इधर उधर दिखने लगती है। जब उसे एहसास होता है कि मैं हंस रही हूँ क्योंकि उसके चेहरे का हाव भाव बहुत मज़ेदार था, तो वह मुझे एक गुस्से से भरी नज़र देती है। सीरियसली? बेथनी मुझे घूरते हुए कहती है। माफ़ करना, लेकिन तुम्हें उठाने का और कोई तरीका नहीं है और तुम ये जानती हो, मैं उसे जवाब देती हूँ। अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हंसी के फुहारे निकल जाते हैं क्योंकि मैं बार बार उसका चौंका हुआ चेहरा याद कर रही थी। जो भी हो, वह चिल्लाकर कहती है और अपने कंबल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। कोशिश सही शब्द है, तो मैं उसकी मदद की पेशकश करती हूँ, लेकिन वह मुझे हाथ के इशारे से मना कर देती है और कहती है कि वह खुद तैयार होकर आएगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं कहती हुई उसके कमरे से बाहर निकलती हूँ और किचन में उसका इंतजार करने लगती हूँ। 10 मिनट बाद मैं देखती हूँ कि बेथनी नहा धोकर तरोताज़ा होकर किचन में दाखिल होती है। आखिरकार मैं नाटकीय अंदाज में कहती हूँ और बेथनी मेरी इस हरकत पर बस आंखें घुमा देती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। नाश्ता तैयार करने के लिए धन्यवाद, वह कहती है। कोई बात नहीं, खाओ अब, मैं जवाब देती हूँ और फिर हम दोनों आराम से चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता खत्म करने के बाद हम दोनों बर्तनों को सिंक में ले जाते हैं और धोते हैं। साथ साथ हल्की फुल्की बातें करते हैं और ये तय करते हैं कि आज मूवीज देखकर दिन बिताएंगे। जैसे ही हम बर्तन धोकर फ्री होते हैं, बेथनी मूवी सेट करने चली जाती है और मैं कैरामल पॉपकॉर्न तैयार करने लगती हूँ। पॉपकॉर्न तैयार होते ही मैं एक बड़ा बाउल लेकर आती हूँ और बेथ को थमा देती हूँ, फिर खुद के लिए भी एक बाउल ले आती हूँ। हम दोनों को अपना अपना बाउल मिलता है क्योंकि हम अक्सर पॉपकॉर्न के लिए झगड़ पड़ते हैं। सब कुछ सेट होने के बाद बेथ मूवी चलाती है। हम एक स्टार वॉर्स मैराथन देख रहे हैं क्योंकि वह हमारी दोनों की सबसे पसंदीदा फिल्म है। पता ही नहीं चला और मेरा पॉपकॉर्न पहले ही खत्म हो गया। जब पहली मूवी खत्म हुई तो मैं फिर से पॉपकॉर्न लेने किचन चली गई, लेकिन उससे पहले मैंने बेथ से कहा कि दूसरी मूवी तब तक न चलाए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। उसने वादा किया कि वह मेरे बिना मूवी शुरू नहीं करेगी। मैं जल्दी से पॉपकॉर्न बनाती हूँ और लिविंग रूम की ओर दौड़ती हूँ, जहाँ देखती हूँ कि अगली मूवी तैयार है और सिर्फ प्ले बटन दबाना बाकी है।
तो मैं जल्द से बेत के बगल में सोफे पर बैठ जाती हूँ, इससे पहले कि वह प्ले दबाए और हम मूवी देखने लगते हैं। जब दूसरी मूवी खत्म होती है, मुझे महसूस होता है कि मेरी आंखों में थोड़ी नमी आ गई है, क्योंकि बहुत देर से टीवी की स्क्रीन को घूर रही हूँ। बेत और मैंने तय किया कि हम तीसरी मूवी शुरू करने से पहले थोड़ा ब्रेक लेंगे। मैं बाथरूम चली जाती हूँ और बेत पॉपकॉर्न बनाने के लिए किचन में चले। जब सब कुछ तैयार हो जाता है और हम वापस मूवी देखने के लिए बैठने को तैयार होते हैं, तो बेत स्टार वॉर्स की 5वीं सीडी निकालकर उसकी आखिरी एपिसोड वाली सीडी लगाती है और प्ले दबाने के बाद वापस मेरे बगल में आकर बैठ जाती है। जब मूवी खत्म होती है तो रात का खाना खाने का समय हो गया होता है। बेत लिविंग रूम साफ करने लगती है और मैं डिनर तैयार करने के लिए किचन में चली जाती हूँ। मैंने सोचा आज चावल का ऑमलेट बनाऊंगी। मैं पहले सुनिश्चित करती हूँ कि सारी सामग्री तैयार हो, फिर गैस ऑन करके सब कुछ पकाना शुरू कर देती हूँ। 5 मिनट बाद खाना पूरी तरह से तैयार होता है और किचन काउंटर पर रख दिया जाता है। बेत और मैं खाने बैठते हैं, लेकिन खाने से पहले हम दोनों चिली सॉस चावल के ऑमलेट पर डालते हैं। हमें इतनी भूख लगी होती है कि हम जल्दी से खाना खत्म कर देते हैं और बर्तन भी धोते हैं। सब कुछ निपट जाने के बाद मैं बेत से कहती हूँ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पढ़ने। बेत बस सिर हिलाकर हाँ कहती है और टीवी देखने के लिए लिविंग रूम चली जाती है। मैं सिर हिलाकर हंस देती हूँ। सच में मुझे लगता है वो टीवी देखने की लत लग गई है, अगर उसे तो वह पूरा दिन टीवी ही देखती रहे। खैर, मैं अपने कमरे की ओर बढ़ती हूँ और दरवाजा खोलती हूँ। फिर मैं अपनी बुकशेल्फ की तरफ जाती हूँ और इफ आई स्टे नाम की किताब उठाती हूँ और अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाती हूँ ताकि पढ़ाई कर सकूँ। जब मैं उपन्यास के आखिरी हिस्से तक पहुँचती हूँ तभी फोन बजने लगता है। मैं थोड़ी उलझन में हूँ कि इतनी रात को कौन कॉल कहा है, लेकिन जब 4 बार घंटी बजती है मैं कॉल उठा लेती हूँ और कहती हूँ, हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह शख्स जवाब देता है जिसकी मुझे सबसे कम उम्मीद थी। मैं हूँ रिकार्डो जियोवानी। जैसे ही मेरी सेक्रेटरी से बात खत्म होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है और मैं कहता हूँ आइए। मैं कुर्सी से उठ जाता हूँ जब दरवाजा खुलता है और अंदर एक डॉक्टर आते हैं जो मध्यवय के व्यक्ति हैं और सफेद कोट पहने हुए हैं। क्या आप मिस्टर जियोवानी हैं? डॉक्टर पूछते हैं। जी हाँ, मैं ही हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मैं मार्क ओवेन हूँ, एक बाल रोग विशेष। ये आपके बेटे की जांच कर लेते हैं, वह कहते हैं और बिस्तर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर ने दांते की पूरी जांच की और जब वह पूरी कर लेते हैं तो मेरी ओर देखकर ईमानदारी भरी मुस्कान देते हैं। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई अंदरूनी चोट या सिर पर चोट नहीं है, बस थोड़ा कुपोषित है, डॉक्टर मुझे बताते हैं। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और तब महसूस होता है कि मैं सांस रोककर बैठा हुआ था। मैंने ये अनदेखा कर दिया कि वह मुझे अपना क्लीवेज दिखाने की कोशिश कर रही है, अब सीना ऊपर की ओर उभारते हुए, और बस धन्यवाद बुदबुदाया और आईसीयू की ओर बढ़ गया। जैसे मैं हॉलवे में आगे बढ़ा, मुझे स्कारलेट दिखाई दी जो हॉलवे के अंत में बैठी थी। उसका चेहरा उसके हाथों से ढका हुआ था और मुझे पूरा यकीन है कि वह रो रही थी क्योंकि उसके कंधे हिल रहे थे। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसका नाम पुकारा। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। यह साफ था कि वह बहुत देर से रो रही है। सफायर कैसी है? मैंने उससे पूछा। उसने बस अपना सिर हिलाया और बोली, मुझे नहीं पता। डॉक्टर अब तक बाहर नहीं आए हैं और नहीं बताया कि सफायर के साथ क्या हो रहा है। मैं उसकी बातों को अपने अंदर उतारता हुआ उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं जान सकूं कि सफायर की हालत कैसी है। जब तक डॉक्टर नहीं आते तुम अपने भतीजे से मिलाओ, वह 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 5 में है, मैंने उसे कहा, क्योंकि मैं देख सकता कि उसे अपनी बहन की चिंता से कुछ देर के लिए ध्यान हटाने की जरूरत है। उसने बस सिर हिलाया और धीरे धीरे कुर्सी से उठकर लिफ्ट की ओर चल दी। जब वह मेरी नजरों से ओझल हो गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं सफायर के बारे में सोच रहा था, क्या वह बचेगी या नहीं। मैं खुद को नकारात्मक सोचने से रोकने की कोशिश कर रहा था और उन सभी खूबसूरत यादों को याद कर रहा था जो मैंने उसके साथ बिताई थी। मैं ये भी सोचने लगा कि अगर हम तीनों, मैं, सफायर और दांते, एक परिवार की तरह रहे तो कैसा होता। हम फैमिली डे कैसे मनाते। मैं एक पिता के रूप में कैसा होता। क्या मैं दांते के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन पाता।
ये सारे विचार मेरे दिमाग में इसीलिए घूम रहे थे ताकि मैं खुद को सबसे बुरी कल्पनाओं से दूर रख सकूं। मुझे नहीं पता कि अगर सफ़ायर नहीं बचती तो मैं दांते के साथ क्या करूंगा। मैं बहुत व्यस्त इंसान हूं और पूरे दिन उसकी देखभाल नहीं कर सकता, और मैं नानी रखना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादातर नानियां बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करती। मैं सफ़ायर के बारे में किसी भी खबर का इंतज़ार कर रहा था और मन ही मन किसी भी भगवान से प्रार्थना कर रहा था जो मेरी बात सुन ले कि वह उसे बचा ले, इवन दो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। फिर भी मैं दुआ कर रहा था। इसी दौरान मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने तुरंत सिर उठाया और कुर्सी से खड़ा होकर डॉक्टर की ओर तेज़ी से चल पड़ा ताकि जान सकूं कि सफ़ायर के साथ क्या हो रहा है। Thank you for watching, and don't forget to subscribe.